नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट JRF एस्पिरेंट में। तो आज हम यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड उससे रिलेटेड रिसर्च के PYQ करेंगे। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे है कि पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपका। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध अध्ययन है। शोध अध्ययन में नैतिक मुद्दे होंगे, कौन से रिसर्च में एक एथिकल इशू हैं, ठीक, जिसमें मानव विषयों की भागीदारी शामिल है। तो ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, सूचित सहमति का अभाव। कहने का सेंस समझो, प्रतिभागियों को इसमें क्या किया जाता है, सूचित सहमति का अभाव मतलब ये होता है कि प्रतिभागियों को ठीक से बताया ही नहीं जाता कि शोध में क्या किया जाएगा, क्या जोखिम है और उनकी जानकारी का उपयोग कैसे किया जा रहा है। तो क्या एक एथिकल इशू है या नैतिक मुद्दे हैं, पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिया है, शारीरिक एवं मानसिक हानि। तो जब रिसर्च होता है तो जो भागीदारी होता है, प्रतिभागी होता है, उसको रिसर्च के दौरान अगर शारीरिक चोट लगती है या मानसिक तनाव होता है या डर होता है या घबराहट होती है तो भी क्या एक एथिकल इशू है। तो ध्यान रखना, क्या एथिकल इशू। अत्यधिक क्या है, प्रलोभन, तीसरा ऑप्शन। तो ध्यान रखो इसमें क्या होता है, कोई शोधकर्ता क्या करता है, अपने प्रतिभागियों से जानकारी निकलवाने के लिए क्या करता है, पैसा का लालच देगा, क्या किसी चीज़ को फायदे के लिए लालच देगा, वो जानकारी को इकट्ठा करता है। ये भी क्या एक एथिकल इशू है, क्योंकि पैसे के लालच में कोई प्रतिभागी कुछ भी बोल सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, एथिकल इशू कहेंगे। लेकिन डिफिब्रिंग क्या होता है, अब ध्यान दो, डिफिब्रिंग क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, डिफिब्रिंग। तो जो चौथा ऑप्शन आपका दिया है कि इसमें यह क्या बताया जाता है कि अध्ययन के बाद प्रतिभागियों को क्या बताया जाता है कि शोध का क्या उद्देश्य था, क्या किया गया और क्यों किया गया। मतलब कहने का सेंस समझो, इसमें अतिरिक्त जानकारी दी जाती है। रिसर्च करने के बाद क्या होता है, प्रतिभागियों को अतिरिक्त जानकारी दी जाती है कि आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक ना। तो यह क्या एथिकल इशू नहीं है, लेकिन सूचना का अभाव आप करेंगे, सूचित सहमति का अभाव, आप पार्टिसिपेंट से वो क्या करेंगे, सहमति का अभाव है वहाँ पे। शारीरिक एवं मानसिक क्या है, एक एथिकल इशू है। अत्यधिक प्रलोभन यानी पैसे का, ये क्या है, एक है आप पैसे देकर जानकारी निकलवा, वो भी क्या है, एथिकल इशू है। तो हमारा ऑप्शन जो होता है ABC, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डिफिब्रिंग, ध्यान रखिएगा कि डिफिब्रिंग मतलब क्या होता है, जब रिसर्च आपका हो जाता है तो उसमें अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी जाती है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या बताया जाता है, शोध का उद्देश्य क्या था, क्या किया गया है और क्यों किया गया है। तो इसी को क्या कहते हैं, डिफिब्रिंग कहते हैं। यह शोध के लास्ट में होता है। डिफिब्रिंग कभी भी स्टार्टिंग में नहीं होता है, हमेशा लास्ट में होता है। तो अब अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, या ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके। अब इसमें क्या पूछ रहा है, शोधकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागी पर, ध्यान रखना, जो रिसर्चर होता है, ठीक ना, कौन सा पहलू, रिसर्चर का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागी, मतलब आप रिसर्चर हो, मैं पार्टिसिपेंट। तो रिसर्चर का पार्टिसिपेंट में कौन सा मनोसामाजिक प्रभाव पैदा कर सकता है, मतलब पार्टिसिपेंट पर। ध्यान रखना, आपके जो आप रिसर्चर बन के कहीं आप रिसर्च करने गए, ध्यान से समझना, आप कहीं शोधकर्ता हो, आप अपने प्रतिभागी के पास गए, तो आप कौन सा मनोसामाजिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। साइको सोशल पूछा है, तो ध्यान रखना। आप जो पहला ऑप्शन आपका दिया है एज क्या हो सकता है, उम्र का असर कुछ मामलों में हो सकता है। ध्यान रखना, उम्र जो दिया है वो कुछ मामलों में इसका असर होगा, जैसे प्रतिभागी बहुत युवा है या फिर शोधकर्ता बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, तो ये कुछ मामलों में है, ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, मनोसामाजिक प्रभाव का मुख्य कारण नहीं है। अब जो रेस होता है, या यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन दौड़ लिख दिया है, ठीक, तो ये नस्ल होता है, यहाँ पे इसको नस्ल आप करिएगा, नस्ल या जातीयता, ये ट्रांसलेशन गलत हो गया। तो ध्यान रखो, नस्ल का प्रभाव यदि प्रतिभागी और शोधकर्ता अलग अलग जातीय पृष्ठभूमि से, लेकिन यह क्या है, सांस्कृतिक और सामाजिक दूरी की वजह से अधिक होता है, क्योंकि आप जाति की वजह से या क्या होते हैं, नस्ली के माध्यम से अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, तो यह क्या सामाजिक सांस्कृतिक आपकी दूरी है, ना कि वो क्या मनोसामाजिक है। अब जो तीसरा आपका है सेक्स या लिंग, इसी को क्या कहते हैं, लिंग। अब ध्यान से समझो, ये लिंग क्या होता है, जैसे क्या होता है, महिला या पुरुष का असर कुछ शोधों में देखा जा सकता है। जैसे जब प्रतिभागी क्या होता है, कुछ विषयों पे बात करने में असहज महसूस करते हैं। आपका रिसर्चर लड़की है, आप पार्टिसिपेंट लड़के हो, तो आप आपस में जब बात करोगे, आप क्या होगा कि असहज महसूस होगा कि कैसे बात करें। थोड़ा एक आपका समाज ऐसा हो गया है कि थोड़ा खुलेपन से डरता है। आज के समय मॉडर्न हो गया है, लेकिन क्या होता है, तब भी आज भी एक समय पे देखा जाता है कि लोग बात करने से डरते हैं।
तो ये चीज़ ध्यान रखना। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है आपका? अब एटीट्यूड को समझो। शोधकर्ता का अगर रवैया जो होता है, ध्यान रखना, शोधकर्ता का रवैया जो होता है आपका, ये इरेज कर लेते हैं, यहाँ हाईलाइट कर दें। साइको सोशल इफेक्ट पूछा, मनोसामाजिक प्रभाव। अब ध्यान रखो, जो शोधकर्ता का रवैया होता है आपका गंभीर हो, आलोचनात्मक हो, असंवेदनशील हो, पक्षपाती हो, असहयोगी हो, तो प्रतिभागी जो पार्टिसिपेंट उसके साथ होगा वो भी क्या होगा, बात करने में मानसिक रूप से असहज हो जाएगा कि मेरा रिसर्चर जो है बहुत असंवेदनशील है, पक्षपाती है। तो आप क्या करोगे, बात करने से असहज महसूस करोगे, प्लस आपका क्या होगा, इसका प्रभाव आप जो प्रतिभागी होगा उस पर पड़ेगा, जैसे उसके में आत्मविश्वास और अनुभव का पर प्रभाव पड़ जाएगा, या कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। देखने पे क्या होता है, या तो अगर अच्छा है तो अधिक हो जाएगा, अगर बुरा है तो कम हो जाएगा। रिसर्चर आपका अच्छा है तो कम हो जाएगा आपका प्रभाव, लेकिन अगर रिसर्चर आपका बेकार है तो साइको सोशल इफेक्ट आपका अधिक हो जाएगा। ध्यान रखना। आप कहने का सेंस अगर अच्छा तो भी अधिक कम हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालेगा आपका साइको सोशल एटीट्यूड ही डालेगा। साइको सोशल इफेक्ट किस में डालेगा, एटीट्यूड या मनोवृत्ति कहते हैं इसी से। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुपात में शून्य जो होता है बिंदु मनमाना होता है। अब ध्यान रखना, मेजरमेंट ऑफ स्केल, ये ध्यान रखना, अभी हम बता रहे हैं इसको। आप मेजरमेंट ऑफ स्केल क्या होता है? अब ध्यान रखो, मेजरमेंट ऑफ स्केल यहाँ पे माप का पैमाना, माप का पैमाना, पैमाना। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नॉमिनल, इसको यहाँ पे ध्यान रखना, NOIR से याद कर लो, NOIR, ठीक ना। N को नॉमिनल कहते हैं, O को ऑर्डिनल, I को इंटरवल, R को रेशियो। तो नॉमिनल, ठीक, ये ऑर्डर, I फॉर इंटरवल, इंटरवल मतलब होता है गैप, R फॉर रेशियो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ये नॉमिनल, ऑर्डिनल होता है, ऑर्डर नहीं हो तो ऑर्डिनल। अब ध्यान रखो, ये मैच द फॉलोइंग में आज के समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक में बन गया है कि मेजरमेंट ऑफ, जो क्या होता है मेजरमेंट ऑफ स्केल होता है, ये बहुत एग्जाम में ज़्यादा आज के समय में पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग के रूप में। क्योंकि कहीं दे रहा है वेट दे रहा है, आप रेशियो से क्या करो, वेट बताने लग जा रहे हो, तो ध्यान रखना। तो अब इसको समझते हैं कि मेजरमेंट ऑफ क्या होता है, स्केल क्या होता है। इसको यहाँ पे लाते हैं नीचे, अब इसको एक एक करके समझते हैं। नॉमिनल आपका क्या होता है? तो ध्यान रखो, नॉमिनल में क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, क्लासिफिकेशन की बात करता है, सिर्फ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, सिर्फ आप क्लासिफाई कर दो, 1 2 3 कोई ऑर्डर नहीं होगा इसमें, सिर्फ क्लासिफाई, मैन वोमैन, ये सब चीज़ें, किसी को ऊपर नीचे आप नहीं रख पा रहे हो, ठीक ना। लेकिन जब ऑर्डर में आते हैं, सेकेंड वाला पॉइंट, ये पहला नॉमिनल, दूसरा आपका ऑर्डर है, तीसरा आपका इंटरवल है, चौथा आपका रेशियो है, तो ये सीक्वेंस भी है NOIR। तो जो ऑर्डर होता है क्लासिफिकेशन के साथ साथ है, क्लासिफिकेशन के साथ साथ ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में अब यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इंटरवल ध्यान रखना, इंटरवल में क्या होता है, क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर, क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर प्लस क्या होता है, इसमें डिस्टेंस होता है, और जो डिस्टेंस होता है आपका वो मीनिंगलेस होता है। डिस्टेंस यहाँ पे जो होगा मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस, यहाँ पे आपको उतना नहीं पता चलेगा। लेकिन रेशियो में क्या होगा, क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर प्लस डिस्टेंस। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा आपका वो क्या होगा, मीनिंगफुल होगा, मीनिंगफुल मतलब इसका अर्थ अच्छा होगा। प्लस अब क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, ट्रू जीरो, यहाँ पे ट्रू जीरो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या रेशियो स्केल में जीरो पॉइंट होता है वो आर्बिट्री होता है या मनमाना होता है? ना, मनमाना नहीं होता, ट्रू होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। नॉमिनल स्केल अलाउ ऑर्डर या रैंकिंग, नॉमिनल आपका पहला है, ये सिर्फ क्या करता है, क्लासीफाई करता है किसी चीज़ को, तो ये नॉमिनल वाला भी क्या होगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 एंड 2 ध्यान रखना, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट
एंड सेकेंड। ध्यान रखो यहाँ पे ट्रू लिखा है और यहाँ पे फॉल्स लिखा है, तो हमको फॉल्स पे लगाना है। तो ये चीज़ हो गया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पी मान यहाँ पे ध्यान रखना, पी वैल्यू दर्शाता है कि एक नमूना सहसंबंध गुणांक 1% महत्व के स्तर पर महत्वपूर्ण है। तो जब भी 1% के महत्व पूछे, ये फैक्ट है, थोड़ा सा याद कर लेना। 1% के महत्व पूछे तो 0.01 से कम में जो भी ऑप्शन दिया होगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन दशमलव बाद क्या दिए, 3 मतलब दिए हैं 3 नंबर। तो ध्यान रखो इसको आप। अब कैसे पता करेंगे कौन सा कम है, तो ध्यान रखो 0.002, क्या ये 0.1 से बड़ा है ना, मतलब बड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। 0.099 तो ये भी क्या है, बड़ा है, ये भी गलत है। 0.95 दिया है, ये भी क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ध्यान रखो, क्या ये भी पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 0.01 से छोटा होना चाहिए। तो क्या होता है, जो आपका अगर मान लीजिए 3 है तो 3 अंक तक क्या किए, इसको कर दिया हम। अब यहाँ पे लिखते हैं 0.005। अब ये क्या है, ये 0.005 है, आपका कम है। यहाँ पे 10 दिया, मान लीजिए ये 5 है। अब लास्ट के 2 डिजिट भी मैच कर लीजिए ना, तो यह क्या दिया, 10 दिया, ये 5 दिया, तो इसलिए आपका क्या है, सही है, क्योंकि 0.001 से क्या कम है। तो 1% के महत्व क्या होगा, 0.005 आंसर होगा आपका। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें पे। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से पढ़िए। ये अवलोकन क्या करता है, अवलोकन अनुसंधान में, यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है। ऑब्जर्वेशनल मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझो। ऑब्जर्वेशन मतलब ये होता है किसी चीज़ को आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, उसमें गहनता से उसका अध्ययन कर रहे हो। किसी चीज़ को देखना ही क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। अब रिसर्च आप कर रहे हो तो अब ऑब्जर्वेशन मतलब समझ गए, किसी चीज़ को बहुत चीज़ से ध्यान से देख रहे हो, मतलब अवलोकन कर रहे हो, ठीक। जब ऑब्जर्वेशन के साथ रिसर्च लग गया तो आप रिसर्च में कोई चीज़ को बहुत गहनता से अध्ययन करते हो, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चरों को सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और पर्यावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। तो ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन में सिर्फ क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ना कि किसी चर को नियंत्रित किया जाता है। ये आपको देखने से ही लग रहा है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ पे चरों को क्या करते हो, आप अपने हिसाब से कंट्रोल करते हो, या क्या करते हो, स्वतंत्र करते हो, क्या करते हो, आश्रित करते हो, ठीक ना। तो क्या एक्सपेरिमेंट का ये परिभाषा दिया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। अब ध्यान रखो, अवलोकन संबंधी अनुसंधान में आपको कई बाहरी कारकों के प्रभाव को खत्म करने की अनुमति देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अवलोकन करना है कि क्या कोई चीज़, चर को क्या करना है, किसी चीज़ को, जो चीज़ जैसे है उसको उसी तरह में देखो। किसी चर को आप क्या कर सकते हो, हेर फेर नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एक ऐसा रिसर्च है जहाँ पे चरों का हेर फेर किया जा सकता है, बाहरी कारकों को ख़त्म किया जा सकता है, इंटरवीनिंग चर, वो एक्सटर्नोनियस वेरिएबल, इस सब चीज़ों को ख़त्म करके क्या कहता है, प्रयोगशाला में आपको क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में कॉज इफेक्ट भी देखा जाता है। तो यह जो अवलोकन का परिभाषा दिया है वो गलत है, बोथ स्टेटमेंट मतलब फॉल्स हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, ट्रू पे लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फॉल्स को देखना है, ठीक ना। अब अपने चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6वें नंबर पे। 6वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अभी आज ही वैलिडिटी का टॉपिक पढ़ा है, ठीक। आप लोग उस क्लास को जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं परिभाषा के रूप में। तो जो 6वां क्वेश्चन ये कह रहा है, जब किसी दिए गए विषय पर एक टॉपिक आपको दिया गया है क्या करने के लिए, उस अध्ययन से आपको क्या निकला, समान निष्कर्ष निकलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। ये चीज़ आज ही पढ़ा है, और जब समान निष्कर्ष निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और जब ठीक इसी का अपोजिट होता है तो उसे डाइवर्जेंट कहते हैं। जब अलग अलग निष्कर्ष निकलते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। यहाँ समान निष्कर्ष, यहाँ पे समान निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे डाइवर्जेंट में मतलब अलग अलग निष्कर्ष। अब ध्यान रखो, जो क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है, जब कोई टेस्ट सही नतीजे देता है और किसी भरोसेमंद
क्या करते हैं, चीज़ से मेल खाते हैं। जैसे आपका 24 कैरेट गोल्ड होता है, एक स्टैंडर्ड सेट है आपका गोल्ड का। जो स्टैंडर्ड सेट है, आप क्या किए, सुनार की दुकान पे गए, ठीक, आप गोल्ड खरीदें, आप उस गोल्ड को मेजर करेंगे कि कितना कैरेट का है। तो अगर वो 24 कैरेट से कम है और दोनों से मैच कर रहे हैं तो आप कहेंगे सोना थोड़ा सा कम है, वो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम है, ठीक ना। तो जब आप स्टैंडर्ड चीज़ों से मैच करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, क्राइटेरियन। एक क्राइटेरिया फिक्स है कि पहले से स्टैंडर्ड वो फिक्स है, उसी के आधार पर आप अपना जो भी चीज़ लेते हैं उसको क्या करते हैं, मैच करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब ध्यान दो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है। अब ध्यान रखो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, जिसमें हम किसी घटना को इनडायरेक्ट देखते हैं, जैसे अवसाद मतलब डिप्रेशन चीज़ को, किसी चिंता को, किसी डर को मापते हैं तो क्या होता है, आईक्यू लेवल को मापते हैं, वही क्या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, ठीक ना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, देखिए ध्यान से, डाइवर्जेंट को और क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं। तो ध्यान रखिए डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इसको कहते हैं। डाइवर्जेंट वैलिडिटी को और क्या किस नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर पे। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या पूछा है, 7वां क्वेश्चन आपका ये पूछा है कि माप के निम्नलिखित पैमानों को सबसे सरल से सबसे विकसित तक व्यवस्थित करें। तो अभी जस्ट आपको क्या कहें, जो स्केल ऑफ मेजरमेंट बताएं, अभी जस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आया था कि जो मेजरमेंट ऑफ स्केल होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, NOIR। जो नॉमिनल होता है वो सिर्फ क्लासीफाई होता है, ऑर्डिनल नाम से स्पष्ट है, क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर होता है। इंटरवल मतलब एक गैप होना चाहिए, दो चीज़ों के बीच क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ठीक। रेशियो में क्या होता है, 0 आ जाता है, ट्रू 0 आ जाता है। तो ध्यान रखो सबसे आपका सिंपल क्या है, नॉमिनल है, और सबसे क्या है टफेस्ट जो क्या होता है, सिंपल टू क्या पूछा है यहाँ पे, सिंपल टू मोस्ट है, सबसे विकसित इवोल्यूटेड। अब ध्यान रखो यहाँ पे जो रेशियो होता है सबसे टफ होता है, जो नॉमिनल होता है वो सबसे आसान होता है या सिंपल होता है। तो ध्यान रखो नॉमिनल सबसे पहले नंबर पे होगा, तो बी को आप ध्यान दो कि बी किस में, तो दूसरे वाले और चौथे वाले ऑप्शन में। तो इसको क्या करो, पहले और तीसरे ऑप्शन को क्या करो, काट दो या फिर इसको एग्जिट मार दो, ठीक ना। अब जो बी से है आपका सी ऑप्शन दूसरे नंबर पे, यहाँ पे ए NO के बाद आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड भी क्या करिए, अपनाना सीखिए कि कैसे कोई मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको मतलब ऑप्शन के आधार पर आप एलिमिनेट करिए उसको। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिमिनेशन समझिए। एलिमिनेशन मेथड वो होता है जो आपका सबसे कंफर्म रहे कि वो ऑप्शन होगा ही, तो आप ऑप्शन में देखिए कि कौन से नंबर पे है। तो आपको पता है कि नॉमिनल सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए, बी आपका ढूंढ लिए। आप पहले और तीसरे ऑप्शन को क्या करो, एलिमिनेट कर दो, ठीक। अब इसके बाद NO को ढूंढो, ओ को खोज के हम देख रहे हैं ए उसके बाद ऑप्शन है, तो BA, फिर ID वाला ऑप्शन और उसके बाद C रेशियो, तो BADC हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं अपने 7-8 वाले क्वेश्चन पे। अब ध्यान रखो कि होता क्या है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, व्हेन द रिसर्चर कहने का सेंस शोधकर्ता, सेक्स अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अ पार्टिसिपेंट इन अ स्टडी, इट्स रेफर टू। जब शोधकर्ता का लिंग यानी सेक्स, ध्यान रखना ये सेक्स क्योंकि यहाँ पे जेंडर को भी हिंदी में क्या करता है, लिंग लिख देता है, तो यहाँ पे सेक्स लिखा, ध्यान रखना इस बात को। किसी अध्ययन में भाग लेने वाले व्यवहार को प्रभावित करता है, किसी अध्ययन में भाग लेने वाले व्यवहार को प्रभावित करता है, तो उसको क्या कहेंगे। मान लो आप शोधकर्ता लड़की है, पार्टिसिपेंट लड़का है, तो जब एक दूसरे के विपरीत सेक्स होगा, ठीक ना, तो ध्यान रखो क्या होगा, वो बायोसोशल इफेक्ट कहलाता है, क्योंकि बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक ना, तो बायोसोशल इफेक्ट कहलाता है। अब आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे, आपका क्या क्या है। तो जो 9वां क्वेश्चन अभी जस्ट पी वैल्यू सॉल्व किए हैं। तो ध्यान रखो एक अनुसंधान करता 4 अलग अलग प्रतिदर्शों से प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांक को और की गणना करता है और उनके मान क्रमशः, तो ध्यान रखो R1, ध्यान रखो यहाँ पे हिंदी में क्या हुआ कि R1 R2 R3 R4 क्या हुआ, मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे R1 R2 लिख लेते हैं, R1 R2 R3 R4, ठीक। R1 आपका कितना दिया है 0.99, अब R2 आपका कितना दिया है 0.999, अब ध्यान रखो R3 आपका कितना दिया है 0.05 दिया है, और जो आपका ये दिया है R4 आपका
0.005। अभी जस्ट आपको पी वैल्यू को बताएं, पी वैल्यू जब भी आप निकालेंगे, पी वैल्यू 1% पे तो क्या होगा, 1% पे तो क्या होना चाहिए, 0.01 से कम होना चाहिए, से कम होना चाहिए। अब इसको मैच कर लेते हैं, 0.01 से कम कौन सा है, तो क्या पहला ऑप्शन R1 क्या है, 0.01 से कम है, नहीं ये ज़्यादा है, तो इसलिए ये ऑप्शन मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है 0.09, ये भी क्या है 0.01 से अधिक है, ये भी क्या होगा, ये इसको फॉल्स हो जाएगा। जो R3 आपका है 0.05 लिख दिया, यहाँ पे 1 है, जबकि ये क्या है 0.5 क्या है आपका ज़्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो R4 आपका है, अब ध्यान रखो यहाँ पे 10 दिया है, लास्ट के 2 डिजिट है, जब भी डेसिमल के बाद 3 अंक है ना, तो आप क्या करो, वो 0 आप बढ़ाते जाओ, अब उससे लास्ट के जो लास्ट के डिजिट है उससे मैच कर लो। यहाँ पे दो अंक आपका ले रहे हैं तो 5 दिया है, अब यहाँ पे जो 2 दशमलव के बाद लास्ट के डिजिट ले रहे हैं, लास्ट के नंबर ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या दिया 10 दिया है, तो क्या हुआ 10 आपका बड़ा है, ये 5 आपका छोटा है, तो ऑप्शन नंबर R4 आपका सही हो जाएगा। तो 1% पे पूछा है, तो सहसंबंध गुणांक 1% पे सार्थक क्या है, R4 आपका सार्थक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर पे। जो 10वां क्वेश्चन आपका पूछा है, ध्यान रखो आपका 10वां क्वेश्चन क्या है, डेटा की वह संपत्ति, ठीक, जिससे शोध के परिणाम एकल शोध सेटिंग में देखी गई व्यक्तिगत वस्तुओं के विशेष नमूने से परे। ध्यान रखना, बियॉन्ड सिचुएशन, जब भी आप रिसर्च कर लें, अब आप रिसर्च जो भी कर लिए, अब उसको आप क्या करें, पायलट स्टडी समझ लो आप कर लिए। तो पायलट स्टडी क्या होता है, जब कोई चीज़ छोटे समूह पे स्टडी कर ली जाती है, उसको बाद में किसी दूसरे चीज़ पे अप्लाई किया जाता है, जनरलाइज किया जाता है, उसी को पायलट स्टडी छोटे चीज़ों को किया जाता है, उसी को पायलट स्टडी कहते हैं। अब बाद में उसको जनरलाइज किया जाता है, ठीक। तो अब ध्यान रखो यहाँ पे होता क्या है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। यहाँ डेटा की वह संपत्ति, ठीक, जिसमें शोध के परिणाम एकल शोध सेटिंग में देखी गई व्यक्तिगत वस्तुओं के विशेष नमूने से परे। यहाँ पे कीवर्ड आपका क्या है, विशेष नमूने से परे, ठीक, स्थितियों में लागू होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी। अभी जस्ट ऊपर आपको डाइवर्जेंट बताया है, कन्वर्जेंट बताया है, इंटरनल में क्या होता है, कॉज इफेक्ट का रिलेशन होता है, तो यहाँ पर इसका कीवर्ड क्या है, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट। अब ध्यान दो, कन्वर्जेंट में आप क्या करते थे, जब आप रिसर्च जो भी टेस्ट देते थे अलग अलग चीज़ों से, रिजल्ट लेकिन सेम आते थे, तो क्या कन्वर्जेंट था। लेकिन जब ठीक इसके विपरीत क्या होता था, डाइवर्जेंट, या उसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट है। डाइवर्जेंट वैलिडिटी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में जो रिजल्ट आता है वो अलग अलग आता है, तो उसको डाइवर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि बियॉन्ड है, बियॉन्ड पूछा है, आप कोई रिसर्च कर लिए, अब छोटी चीज़, अब वही चीज़ आप किसी दूसरे लाइफ में यूज कर रहे हैं या किसी दूसरी जगह अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है। अब ध्यान रखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 11 वाला, अब यहाँ पे रिसर्च के स्टेप पूछा है, अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में बैठाइए, सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसको हम जो रिसर्च का अभी यूनिट स्टार्ट किए, तो पहले क्लास में ही इसको पढ़ाए हैं कि कौन सा साहित्य की मतलब कि रिसर्च के स्टेप क्या क्या होते हैं। जो रिसर्च के स्टेप होंगे वो ऑप्शन के मेथड से आप लगाइएगा, एलिमिनेशन के मेथड से आप समझिएगा इसको, कि एग्जाम में कैसे आप एलिमिनेट करिए, बाकी लोगों से आगे कैसे निकलिए, ठीक ना, कि बाकी लोगों से ज़्यादा स्मार्ट वर्क आप करिए। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो आप यहाँ पे समझिए। तो पहले हम रिसर्च स्टेप में पहला क्या होता है, टॉपिक या समस्या का चयन कर लेना, ठीक। तो पहला जो डी ऑप्शन है, एक शोध समस्या की पहचान करना, पहला आपका यही है। तो डी जहाँ दिया वो आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो डी आपका दूसरे नंबर पर ऑप्शन में दिया, और चौथे वाले ऑप्शन पे ई और पहला, और क्या होता है तीसरा ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक। इतना तो आप समझ गए। अब ध्यान दो क्या होता है, अब लास्ट वाला ऑप्शन देखो आप, यहाँ पे लास्ट में दूसरे वाले लास्ट में ई दिया ऑप्शन आपका, और जो 4 वाला ऑप्शन है आपका सी दिया आप लास्ट में। तो अब इन दोनों ऑप्शन को देख लेते हैं, डेटा का विश्लेषण करना और व्याख्या करना, ठीक। यहाँ पे ई वाला ऑप्शन आपका क्या है, डेटा का विश्लेषण करना, लेकिन यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है आपका अनुसंधान परिणाम की रिपोर्ट करना। जब हम रिसर्च के स्टेप पढ़े थे वो लास्ट में क्या होता है, निष्कर्ष निकालना या रिपोर्ट देना, ठीक, या प्रतिवेदन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लेकिन फिर भी एक बार और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। आपका डी वाला ऑप्शन हो गया, उसके बाद क्या दे रहा है, ए ऑप्शन दे रहा है और बी ऑप्शन दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप समस्या का चयन करने के बाद क्या करते हैं, वो साहित्य की समीक्षा करते हैं,
तो दूसरा ऑप्शन आपका साहित्य की समीक्षा करना। उसके बाद क्या करते थे, वो क्या करते थे, डेटा एक यहाँ पे दे दिया है, डेटा एकत्रित कर रहे हैं, डेटा एकत्रित कर लेंगे, पहले डेटा एकत्रित कर लेंगे तभी तो उसका विश्लेषण करेंगे। तो डेटा कलेक्शन करने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। तो डेटा का विश्लेषण और उसका व्याख्या करना, लास्ट में आप क्या कर रहे हो, रिपोर्ट दे रहे हो, ठीक ना। तो ये आपका रिसर्च स्टेप है। रिसर्च स्टेप आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 10। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। 12 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अब ध्यान दो। एक अंध अध्ययन का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकना कि प्रायोगिक क्या चाहता है, ठीक। पहले हमको समझना कि ब्लाइंड स्टडी होता क्या है, ब्लाइंड स्टडी क्या होता है या अंध अध्ययन क्या होता है। तो अंध अध्ययन यह होता है कि प्रतिभागियों को यह जानकारी ही नहीं होती कि उन्हें किस प्रकार का इलाज दिया जा रहा है, ठीक ना, ताकि उनके विचार और जो होते हैं उम्मीदें वो परिणाम को क्या करें, इफेक्ट ना करें या प्रभावित ही ना करें। तो इसीलिए ब्लाइंड स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रतिभागियों को अगर पता चल जाए कि उनका किस प्रकार का इलाज किया जा रहा है तो क्या होंगे, परिणाम को इफेक्ट कर जाएंगे। तो ब्लाइंड स्टडी इसीलिए की जाती है ताकि परिणाम को क्या हो, इफेक्ट ही ना हो, प्रभाव ही ना पड़े परिणाम पे, ठीक ना। तो उसी को ब्लाइंड स्टडी कहते हैं। तो ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य क्या है, प्रतिभागियों को यह पार्टिसिपेंट को पता लगाने से रोकना कि प्रायोगिक क्या चाहता है, एक्सपेरिमेंटर आपका जो शोधकर्ता है वो क्या चाहता है, ठीक। अब इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक ना, ब्लाइंड स्टडी के, सिंगल ब्लाइंड स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी। सिंगल ब्लाइंड स्टडी में क्या होता है, सिंगल ब्लाइंड स्टडी, सिंगल ब्लाइंड स्टडी, ब्लाइंड स्टडी, इसमें क्या होता है आपका कि सिंगल ब्लाइंड स्टडी में केवल प्रतिभागी को, केवल पार्टिसिपेंट को जानकारी नहीं होती है, केवल प्रतिभागी को जानकारी नहीं होती है, प्रतिभागी को जानकारी नहीं होती कि उस पर कौन सा इलाज चल रहा है, जानकारी नहीं होती, नहीं होती। और डबल ब्लाइंड में प्रतिभागी प्लस शोधकर्ता दोनों को नहीं जानकारी होती, डबल। अब डबल में देखो, डबल में क्या होता है, डबल ब्लाइंड में आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रतिभागी प्लस शोधकर्ता दोनों को ही नहीं पता कि कौन सी मतलब इलाज की जा रही है, कि आपका शोध का उद्देश्य क्या है, ठीक ना। यह क्या होता है, यहाँ पे दोनों शोधकर्ता प्लस क्या होता है, प्रतिभागी, शोधकर्ता प्लस प्रतिभागी को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, आपका रिसर्च किस पे चल रहा है, प्रतिभागी दोनों को नहीं पता, दोनों को नहीं पता। ये चीज़ आपको समझ आ गया। सिंगल ब्लाइंड में सिर्फ प्रतिभागी को नहीं, यानी पार्टिसिपेंट को नहीं पता कि वो क्या हो, उसके ऊपर क्या चल रहा है, कौन सा इलाज चल रहा है। डबल ब्लाइंड में ना रिसर्चर को पता, ना शोधकर्ता को पता, ना पार्टिसिपेंट अर्थात प्रतिभागी को नहीं पता है। तो ये होता है आपका ब्लाइंड स्टडी। ब्लाइंड स्टडी दो प्रकार के होते हैं, ठीक, आपको सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कथन जो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को हम लॉजिकलिज्म में क्या बोले थे, प्रीमाइज बोले थे या रीजन बोले थे, तो ध्यान रखना। अब आते हैं यहाँ पे कथन 2 में, ठीक। कथन 2 आपका क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच, सोशल साइंस रिसर्च में क्या होता है, प्रयोगकर्ता जो शोधकर्ता होता है और प्रतिभागी के बीच बातचीत हमेशा फायदेमंद होती है। जो शोधकर्ता होता है और प्रतिभागी मतलब जो रिसर्चर होता है और जो पार्टिसिपेंट होता है, उन दोनों के बीच लगातार बात हो तो क्या होगा, वो हमेशा फायदेमंद करेगा, नहीं बिल्कुल फायदेमंद नहीं होता है। क्योंकि ज़्यादा बात भी, ज़्यादा बोलना भी क्या होता है, फायदेमंद से नुकसान, मतलब ज़्यादा बात बोलना भी नुकसान होता है। तो ध्यान रखना, हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमेशा बोला, ऑलवेज, ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं, ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अब ध्यान रखो, पहला स्टेटमेंट सही, ऑप्शन भी देख के टिक करना है। द स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ऑप्शन है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे। यहाँ पे 13 था ना, 12। अब आते हैं अपने 14 नंबर वाले, 13 नंबर वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। अब ध्यान रखो, प्रायोगिक अनुसंधान मतलब रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, आपको कई बाहरी कारकों को खत्म करने की अनुमति देता है। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, जब आप प्रयोगशाला में जाते हो तो क्या करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग क्या करते हो, किसी चर को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, किसी चर को स्वतंत्र कर देते हो। तो क्या होता है, प्रयोगशाला में ही तो किया जाता है कि किस चर को हमको कंट्रोल करना है, किस चर को मतलब किस वेरिएबल को हमको स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कर देना है, ठीक ना। तो एक प्रयोगशाला में होता है। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है, कारण, रीजन को प्रीमाइज, असर्शन को क्या कहते हैं,
असर्शन को या दावा असर्शन, ध्यान रखेगा, इसको इंग्लिश में ही पढ़िए। इसको कंक्लूजन कहते हैं। जो रीजन होता है वो आपका प्रीमाइज होता है, ठीक ना। तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब बाद में क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग नेक्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 2025 में आपको आए तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब जो रीजन आपका दिया है, प्रायोगिक अनुसंधान में घरों को सक्रिय रूप से, चरों को यहाँ पे होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, घरों नहीं चरों हैं, चरों को सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और पर्यावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही क्या करें, चरों को हेरफेर नियंत्रित कर सकते हैं और कई बाहरी चरों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों कथन भी सही हैं। तो बोथ ए आर ट्रू, लेकिन आर क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन है किसका, ए का, ठीक ना। तो जो कारण आपका दिया है वो दावा एक का क्या कर रहा है, एक्सप्लेन अच्छा कर रहा है, ठीक ना। तो उसी को कहते हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का, ठीक ना। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन पे आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नमूनाकरण विधि में नमूने को आकस्मिक नमूना, मतलब इसको इंग्लिश में याद करो, एक्सीडेंटल सैंपल या हफाजत सैंपल को किस और नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कन्वीनियंस सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। ये फैक्ट है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं होती है। अपने कन्वीनियंस के आधार पर क्या करते हो, आप सैंपल लेते हो, अपनी सुविधा के अनुसार आप क्या करते हो, सैंपल लेते हो। कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये होता है, अपनी सुविधा के अनुसार आप क्या करो, सैंपल ले रहे हो, ठीक। ये चीज़ होगा। कोटा मतलब एक फिक्स होता है, पर्पोसी मतलब होता है पर्पस, एक पर्पस के आधार पर आप क्या करो, सैंपल ले रहे हो। एक आप जो भी आप सेलेक्ट करो, आप डाटा ले रहे हो, आप जो सैंपल लेना चाह रहे हो, आपके विषय के अकॉर्डिंग, आपका विषय का एक उद्देश्य होगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, सैम्पलिंग ले रहे हो। स्ट्रैटिफाइड मतलब एक स्तर में बना के आप क्या करो, कोई एक सैम्पलिंग उठा ले रहे हो, तो उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड या स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण। इसको इस सैम्पलिंग मेथड में पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे। जो 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। यह प्रश्न कि क्या किसी अध्ययन के परिणामों को क्या कर रहा है, विशिष्ट अनुसंधान संदर्भ से परे, ध्यान रखना, जनरलाइज्ड बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च कॉन्टेक्स्ट, सामान्यीकृत किया जा सकता है। तो ध्यान रखो, संदर्भ से परे, जब भी आप परे बियॉन्ड पे लागू कर रहे हैं कोई रिसर्च को, तो क्या होता है, आप पहले कोई एक रिसर्च कर चुके हैं छोटी चीज़ों पे, अब उसी को क्या करें, दूसरे लोगों पे लागू करना चाहते हैं, तो उसी को एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं, ठीक। इंटरनल वैलिडिटी में क्या होता है, कॉज इफेक्ट होता है, इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री होता है, कॉज इफेक्ट। अगर आपको लोग क्लास नहीं देखें तो प्लीज़ क्लास देख लीजिएगा, वहाँ पे बताया गया इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है। इकोलॉजिकल में ये होता है कि आप कोई रिसर्च कर लो, उसका रिजल्ट आ गया, तो आप वही रिजल्ट आप कर रहे हो, दूसरे रियल लाइफ सिचुएशन पे क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, ठीक ना। तो उसी को इकोलॉजिकल वैलिडिटी कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे। जो 16 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, ये क्या पूछा है आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कौन सा आवृत्ति वितरण है जो आलेखी निरूपण कहलाता है। तो ध्यान रखो, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। अब बार चार्ट क्या बताता है, बार चार्ट में देखो, ध्यान रखो, ये बार आपका चार्ट है, ये हिस्टोग्राम है। तो जो हिस्टोग्राम है उसमें कोई गैप नहीं है। देखो आपका जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर रेंज है, उन नंबर रेंज में क्या हो रहा है, गैप नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे क्या है, गैप है, ठीक ना। तो ये क्या होगा, बार चार्ट में गैप होता है, जबकि आपका हिस्टोग्राम चार्ट में गैप नहीं होता है, ठीक ना। ये चीज़ आपको समझ आ गई, बार चार्ट और क्या करता है, हिस्टोग्राम। लाइन चार्ट क्या बताता है, टाइम के साथ बताता है, ये टाइम को बताता है लाइन चार्ट। और जो पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट है, PIE, पाई चार्ट। पाई चार्ट किसको बताता है, परसेंटेज को बताता है। अब लाइन चार्ट को देखो, ध्यान रखो, ये क्या पाई चार्ट है। पाई चार्ट किसको बता रहा है, देखो यहाँ पे परसेंटेज के रूप में, जब भी एक सर्किल बनाया जाता है उसमें इतना परसेंट ये लोग हैं, इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट जीत का अनुमान है, इतना परसेंट। ये ध्यान रखना, ये सेल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब मार्केटिंग में होता है तो ये मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो पाई चार्ट क्या होता है, परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखो लाइन चार्ट, ये लाइन ग्राफ है, आपका क्या कर रहा है, ये लाइन ऐसे गई, ये लाइन ऐसे गई, तो ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, ऊपर नीचे कहीं भी एक तटस्थ भी रह सकता है, न्यूट्रल। तो ये लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट किसको दर्शाता है, लाइन चार्ट ये टाइम को दर्शाता है, टाइम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट, ठीक।
अब ये हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? ये 16 हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे। अब ध्यान रखो 17 नंबर वाला क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा है। 17 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक मिनट, हाँ ये रहा रेड कलर। अब यहाँ पे ध्यान दो कि कौन सा सर्वेक्षण अनुसंधान में बंद प्रश्नों की विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा, ये ध्यान रखिएगा, नोट पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, आप पढ़ ले तो हिंदी मीडियम का दिक्कत क्या है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ कि वो आप स्टार्टिंग के कुछ शब्द पढ़ लेते हो, सर्वेक्षण में बंद प्रश्न अब नहीं है, इसको आप भूल जाते हो। इंग्लिश मीडियम के क्या होता है कि वो लोग नोट को पहले पढ़ लेते हैं और उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सही हो जाता है, क्योंकि उनका लास्ट में पूछा है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपका लास्ट में लाइन में पूछा है ना। नोट तो पहले उनको कंसिडर हो गया कि यहाँ पे नोट वाला आंसर लगाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा हिंदी मीडियम के साथ। हिंदी मीडियम के साथ दिक्कत यही है कि नोट को वो लोग नहीं पढ़ते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सिली मिस्टेक है आपका। आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपको आता है, हमें भी पता है, लेकिन दिक्कत आपके साथ क्या है, नोट वाले क्वेश्चन को आप कंसिडर ही नहीं कर पाते हो कि नोट पूछा है कि यस पूछा है, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या पूछा है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक ध्यान रखिए, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्या होता है, ये चीज़ पहले समझिए। यहाँ पे ओपन एंडेड लिख दिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहाँ पे क्लोज एंडेड लिख दिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब ध्यान रखो, यहाँ पे बोल रहा है, प्रश्न एक दे दिया गया, ठीक ना। महात्मा गांधी पर प्रकाश डालिए, महात्मा गांधी जी पर प्रकाश डालिए, प्रकाश डालिए। अब इसका उत्तर आप खुल के दे सकते हैं, मतलब ओपन मतलब खुलना, आप खुल के जो मन आए आप वो लिख सकते हैं। जैसे बीए की कॉपी में आप क्या करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है, इसी को क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। एक निमोनिक आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर जैसे कहते हैं ना लिखित वाला पेपर। अब ध्यान रखो, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, यहाँ पे प्रश्न ये दे दिया गया क्लोज एंडेड में कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, कौन से दिन हुआ। महात्मा गांधी जी का यहाँ पे ये लिखते हैं ABCD से लेके जेड तक कितने वावेल, कितने स्वर होते हैं, कितने वावेल या स्वर होते हैं, स्वर होते हैं। अब आपका ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। अब ऑप्शन 1 में क्या दिया आपका, 6 स्वर होते हैं या 8 स्वर या 5 स्वर आपका या 10 स्वर, ठीक ना। तो आप क्लोज एंडेड में क्या हो रहा है, अब ध्यान रखो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, आपके आंसर पे क्या होगा, लिमिट लग गया कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, जो पूछा गया सिर्फ उसी का जवाब देंगे। आपको उत्तर भी क्या दिया है, ऑलरेडी दे दिया गया है कि आपको क्या करना है, उसी में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो उसी को क्लोज एंडेड कहते हैं। आपका उत्तर क्या हो रहा है, आपका आंसर लिमिटेड हो गया है। तो ABCD में कितने वावेल होते हैं, 5। इसके अलावा आप कुछ बोल सकते हैं नहीं। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपका जो मन सब्जेक्टिव होता है, जो मन वो लिखो, आप कहाँ पे भर के आओ। बीए में जैसे बोला जाता है ना, कुछ भी कहानी लिख के आ जाओ, आप पास हो जाओगे। अब ध्यान रखो, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन था और क्लोज एंडेड क्वेश्चन था, अब इसमें आप क्या करें, डिफरेंट समझ गए कि जो ओपन एंडेड था वहाँ पे खुल के आप बात बोल सकते हैं, अपनी बातों को आप क्या कर सकते हो, जितना मन उतना बोलें। लेकिन क्लोज एंडेड में आपका आंसर के साथ लिमिटेशन लग गया है, तो लिमिट के साथ आप काम करेंगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट पूछा है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक ना। सर्वेक्षण अनुसंधान बंद प्रश्न की विशेषता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बंद प्रश्न की विशेषता क्या नहीं है, तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो बंद प्रश्न की विशेषता है उससे ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे उत्तरदाता जो होता है आपका, उत्तरदाताओं के उत्तर में सहजता का ह्रास होता है, मतलब वो क्या कर। अब ध्यान रखो, जो क्लोज एंडेड का जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तरदाताओं के उत्तर की सहजता में ह्रास होता है। आप यहाँ पे देखो, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन था उसमें आप क्या करो, आप अपने उत्तर को लिमिटेशन के साथ देते हो, तो इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन क्लोज एंडेड का है, ठीक ना। अब ध्यान रखो, वे उत्तरों की रिकॉर्डिंग में परिवर्तनशीलता की संभावना को कम करते हैं। क्या आप यहाँ पे उत्तर की को परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं, तो ये क्या कह रहा है, कम करता है। ये बात भी सही है, ठीक, ऑप्शन 3 भी सही है। अब ध्यान रखो, साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के लिए इन्हें पूरा करना आसान होता है। क्यों,
आपके पास अगर रिसर्चर आपसे पूछने गया कोई किसी प्रतिभागी के पास, तो आपसे पूछेगा ABCD में कितने वावेल हैं, आपके नाम क्या है, तो यह क्या है, आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक ना। आपका घर कहाँ पे है, ठीक, तो वो चीज़ क्लोज एंडेड में आ जाएगा। वो ओपन एंडेड में आप जब खुल के बात करते हो, आप मतलब अनयूजुअल रिस्पॉन्स दो, कुछ भी बोलो, तो क्या होता है, पूरा करना आसान होता है मतलब क्लोज एंडेड को। लेकिन ओपन एंडेड को इतना ज़्यादा लिखा रहता है, कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा बोला रहता है, मतलब कुछ भी बोल देता है, तो उसका चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या करो, OMR शीट डालो, मतलब मशीन में आपका आंसर तुरंत वो आ जाता है कंप्यूटर पे, ठीक। तो क्लोज एंडेड चेक करना आसान होता है। लेकिन ओपन एंडेड क्या होता है, अब पहला ऑप्शन आप पढ़ो ध्यान से। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्योंकि असामान्य प्रतिक्रिया की अनुमति देता है। पहली बात, असामान्य, क्या अनयूजुअल रिस्पॉन्स दोगे क्लोज एंडेड में, नहीं, ठीक। जिनके बारे में सर्वेक्षण शोधकर्ता ने विचार न किया हो, मतलब कहने का सेंस रिसर्चर उस बारे में सोचा तक ना हो कि आप उस चीज़ को बात को बोलोगे, तो ये बात क्या है, बंद क्लोज एंडेड क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, ये विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। यहाँ पे क्या पूछा, नॉट पूछा है, ठीक। दूसरा, तीसरा, चौथा क्या आपका विशेषता है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। अब ध्यान रखो, यहाँ पे मात्रात्मक अनुसंधान से संबंधित, ठीक, निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, वो जब समस्या का चयन कर लिए हैं, ठीक ना, तो समस्या का चयन करने के बाद साहित्य की समीक्षा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, तो अब उसके बाद क्या होता है, परिकल्पना बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखो, एलिमिनेट ऑप्शन करो। बी किस में दिया, पहले नंबर पे, पहले और दूसरे नंबर पे, सी और ना, मतलब तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन को क्या करो, आप एलिमिनेट कर दो, ठीक। अब उसके बाद ध्यान रखो, उसके बाद या तो सी होगा या तो ई होगा, तो ध्यान रखो आप उसके बाद क्या करोगे, ई वाले ऑप्शन को अनुसंधान रिसर्च डिजाइन बना रहे हो, या सी प्रोसेस डाटा। तो ध्यान रख, अगर आपको ये ना समझ आए कि पहले रिसर्च डिजाइन बनाएंगे या फिर क्या करेंगे, प्रोसेस डाटा करेंगे, तो ध्यान रखो आप लास्ट वाला ऑप्शन फिर तब देखना, ए और डी वाला। तो डेटा का विश्लेषण लास्ट में नहीं होता है, निष्कर्ष क्या होता है, हमेशा लास्ट में होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ऑप्शन ध्यान से फिर पढ़ते हैं। तो पहला आपका बी ऑप्शन हो गया, परिकल्पना। फिर उसके बाद ई या तो सी, तो ई को देखते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ई सही, ठीक। ऑप्शन सी क्या दिया, डाटा को प्रोसेस करना है। फिर डाटा को जब प्रोसेस कर लिए तो उस डाटा को क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, फाइंडिंग या कंक्लूजन या निष्कर्ष कर दोगे। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सीक्वेंस है, आपको रिसर्च का जो पहला क्लास है उसमें पढ़ाया गया है, ठीक ना। तो आपको अगर ना समझ आए तो प्लीज़ आप पहले उस क्लास को देखिएगा। अगर यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आपका जो पहला दूसरा ऑप्शन आपका समस्या नहीं दिया, अगर ध्यान रखो आप सीक्वेंस में दे दिया 1 से 8 नंबर तक, अगर आपका पहला दूसरा ऑप्शन नहीं दिया है, पहला और दूसरा सीक्वेंस का, तो आप तीसरे को सबसे पहले नंबर पर रखोगे, ठीक ना, क्योंकि वो 8 ऑप्शन नहीं दे सकता है, उसमें से कुछ सेलेक्ट करता है। आप ध्यान रखो, जो भी जो ऑप्शन पहले है उस चीज़ को पहले नंबर पर रखना, ठीक ना। ये ऑप्शन, ये मत सोचना कि समस्या का चयन नहीं दिया है तो हम ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये मत सोचना। ये सोचना कि उसके बाद वाला ऑप्शन क्या है, किस नंबर पे है, तो ऑप्शन है कि नहीं, तो उस चीज़ को ध्यान रख के आप विकल्प को चूज करिएगा, सेलेक्ट करिएगा, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें नंबर पे। 19 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा आरेख है डेटा के माध्यमान मीडियन वैल्यू, ध्यान रखना, मीडियन वैल्यू को दर्शाने के लिए उपयोगी होता है। तो मीडियन वैल्यू को दर्शाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन होता है, ये बॉक्स प्लॉट होता है। बॉक्स प्लॉट, ध्यान रखिएगा, बॉक्स प्लॉट, यहाँ पे क्वार्टाइल 1, Q1, Q3 और Q2, ठीक ना। ये आपके 3 तरह के बॉक्स प्लॉट होते हैं, ठीक ना। ये Q1 हो जाता है, ये Q2 हो जाता है, ये Q1, Q2 और Q3। Q2 आपका 50% होता है, Q3 आपका 75%। ये क्या करता है, क्वार्टाइल रेंज को भी क्या करता है, कभी कोई परसेंटेज में सीक्वेंस में लगाने के लिए दे देता है। क्वार्टाइल 1 आपका 25% होता है, क्वार्टाइल 2 आपका 50% होता है। एक एक क्वार्टाइल जो होता है वो क्या होता है, 25% का होता है। क्वार्टाइल 3 आपका 75% का होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी पूछ देता है एक परसेंटाइल का कितना परसेंट होता है, तो 1% है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए देता है। क्वार्टाइल को देता है, मीडियन वहाँ पे देता है, फिर क्वार्टाइल, मीडियन, फिर परसेंटेज और परसेंटाइल। ये बोलता है आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वहाँ पे आप नंबर दे दीजिएगा। मीडियन की जो वैल्यू होती है वो 50% होती है, ठीक ना। अब ध्यान रखो,
जो मीडियन वैल्यू को किससे मेजर मतलब देखा जाता है, दर्शाया जाता है, तो बॉक्स प्लॉट से देखा जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, बार चार्ट आपको समझाएं कि उन जब दो नंबर के बीच क्या होता है, गैप होता है। ठीक ना। पाई चार्ट आपका, यहाँ पे पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट आपका किसको दर्शाता है, परसेंटेज को दर्शाता है। ठीक ना। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, स्कैटर दो चीज़ों के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, निगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन, मतलब दो चीज़ों के बीच कोई संबंध नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं, नो कोरिलेशन। ध्यान रखना, स्कैटर प्लॉट है। अब ध्यान रखो, एक्स और वाई जब क्या होते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब एक्स भी बढ़ता है और वाई भी बढ़ता है साथ में, तो उसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा आपका, ठीक ना, वैसे वैसे वाई क्या होगा, घटेगा। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, निगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। अब ध्यान रखो, जैसे जैसे एक्स और वाई साथ में बढ़ता है, एक्स भी बढ़ रहा है, यहाँ पे वाई भी साथ में, देखो वाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, ये यहाँ से देखते हैं वाई कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे छोटा है, इससे गैप और ज़्यादा गैप, तो ये क्या हो रहा है, वाई बढ़ रहा है। आपका ध्यान रखो, ये क्या हो रहा है, गैप भी यहाँ पे भी एक्स की तरफ भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे एक्स भी बढ़ता है, एक्स एक चर है मान लो और वाई भी एक चर है, तो एक्स जो दोनों चर एक साथ बढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, जब एक दूसरे के विपरीत बढ़ते हों। ठीक ना, जैसे जैसे एक्स बढ़ता है वैसे वैसे वाई घटता है। ठीक, नो कोरिलेशन, उन दोनों चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। तो ध्यान रखो, उसी को क्या कहते हैं, स्कैटर प्लॉट 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और क्या होता है, नो कोरिलेशन। तो ध्यान रखना। और जो बॉक्स प्लॉट आपका क्या दर्शाता है, मीडियन वैल्यू को दर्शाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे। अब ध्यान रखो, यहाँ पे 20 नंबर वाले क्वेश्चन पे क्या दिया गया कि यदि आप यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि किसी दिए गए चर का दूसरे चर के साथ कारण संबंध, इस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा, कारण संबंध। अब कारण संबंध किस में पढ़ा है, आज ही जस्ट पढ़ा है। इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, कारण से, वो उसका कीवर्ड है कारण, कॉज इफेक्ट। ठीक, अब ध्यान रखो, इसमें कारण संबंध है तो आपको अन्य संभावित कारण चर को खारिज करने में सक्षम होना होगा। यह कार्य कारण का सिद्धांत शामिल किसमें है, किसमें शामिल है, तो इंटरनल वैलिडिटी में। तो ये आपको आज ही जस्ट पढ़ाया गया। ठीक ना। इंटरनल वैलिडिटी में क्या होता था, आप किसी कॉज इफेक्ट यहाँ पे देखते थे, इंस्ट्रूमेंट आपका एरर फ्री था। ठीक, ठीक ना, ये चीज़ होता है। अब ध्यान रखो, ये आपको पीवाईक्यू सॉल्व करा देगा 1 से 20 क्वेश्चन। ठीक, ये डेली पीवाईक्यू सीरीज चलेगी रिसर्च का, जब तक क्लास चलेगा तब तक पीवाईक्यू सीरीज चलेगी, ताकि अभी से आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम लास्ट टाइम में रिवीजन करने में कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। ठीक, आपको पढ़े रहोगे और आपके पास इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, आप इतने कॉन्फिडेंस हो जाओगे, एग्जाम हॉल में जैसे बैठोगे आप क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर ले जाओगे, मतलब सेलेक्ट करोगे आपको, और कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। ठीक ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।